हेलो नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10 का जो ज्योग्राफी चल रहा था उसका पार्ट नंबर 4 है। यह पाठ इसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। यह बहुत ही बेहतरीन पाठ है और यह पाठ आपको समझ में तब आएगा जब आप इसे बेशक बहुत ही आराम से, इत्मीनान से और अच्छे से देखेंगे तब समझ में आएगा। अन्यथा बहुत से किताबें ऐसी हैं, बहुत से वीडियो ऐसे हैं जो आपके आसपास तो हैं लेकिन आप उनको देखते नहीं हैं, और जब देखेंगे, जब रिवीजन करेंगे तब यह चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अन्यथा आने वाली नहीं हैं। तो हम इसके आगे वाले पार्ट को पढ़ते हैं। इसके पहले मैंने आपको 3 पार्ट दे दिया था। अगर आपको देखना हो तो जाइए चैनल पे और एक एक करके अच्छे से देखिए, या तो जय हिंद भाई दीपक सर सर्च करिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारे वीडियो। तो अगर आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इसको देख लेंगे, तब यह वीडियो को देखेंगे। अगर देख लिए होंगे तो भैया आप जो देख रहे हैं इसको, ये अच्छे से कापी किताब, जो मैं पहले बार बार कहता हूँ कि कापी और किताब निकाल लेना है, कलम निकाल लेना है और पूरे वीडियो में होने वाली समस्त बातों को क्रम से आपको लिख लेना है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो भैया इसमें आपका घाटा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। तो पहला मैंने इसमें आपको बताया था कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन जीव अभ्यारण्य क्या होता है और पक्षी विहार क्या होता है। इसके बाद आपका एक और आता है, इसका नाम क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल, अब जैव मंडल का मतलब होता है कि जहाँ पे जीव जंतु खूब सारे हों, अधिक बहुत ज़्यादा हो, उसे कहते हैं जैव मंडल। अब जैव मंडल आरक्षण के लिए एक संस्था, इसका नाम है यूनेस्को। इसका मुख्यालय है पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पे है। इसकी स्थापना 1948 में होता है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ समस्त देशों को यह किया, सतर्क किया और कहा कि जितने भी देश में जो जैव मंडल क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को भी वे बचाने का प्रयास करें और लंबे समय तक बचाएं, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि इनकी संख्या भी कम हो। जैसे हमारे आसपास के पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, जानवर कम हो रहे हैं, उसी प्रकार से जो जैव मंडल क्षेत्र है, घना जंगल है, यह भी समाप्त होते चला जाएगा। तो इसके लिए यूनेस्को ने क्या किया, 1986 में भारत देश में सबसे पहले जैव मंडल क्षेत्र बनाया गया, यानी कि जैव विविधता का दीर्घकालीन संरक्षण, यानी कि एक लंबे समय तक अगर जैव विविधता को बचाएंगे तो कहाँ बचा पाएंगे हम, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाकर हम बचा पाएंगे। तो आज भारत देश में जो यह प्रक्रिया शुरू हुई 1986 में शुरू हुई, यूनेस्को के द्वारा शुरू की गई थी, और भारत में आज कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो मन्नार की खाड़ी में जो वहाँ पे अधिक मात्रा में पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, जो जंतु वहाँ पे हैं, वह क्या है, पूरे भारत का क्या है, सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अच्छा, बचपन से आप सुने होंगे चिड़ियाघर ना, बचपन में आप सुने होंगे चिड़ियाघर। इसमें से बहुत से लोग हैं जो धीरे धीरे जान गए चिड़ियाघर वास्तव में होता क्या है ना। पहले हमें ऐसा समझ में आता था कि ऐसा घर जहाँ पे चिड़िया हो वह चिड़ियाघर होता है। तो ये केवल हमें कहानियों के माध्यम से, या हमें जो हमारे दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, अगर उनसे आप पूछते होंगे या कभी पूछे होंगे कि चिड़ियाघर क्या होता है, तो क्या बताए होंगे कि ऐसा भैया घर जहाँ पे चिड़िया पाई जाती है, चिड़िया होती है, यानी चिड़िया का घर क्या होता है, चिड़ियाघर। ऐसा नहीं है, चिड़ियाघर वास्तव में बनाया जाता है। आप में से बहुत से लोग गए हैं, आज चिड़ियाघर देखने भी गए होंगे। तो चिड़ियाघर की परिभाषा क्या होती है, ऐसे स्थान या ऐसा स्थान जहाँ पे संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण व संवर्धन किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि क्योंकि संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं उनकी संख्या धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर जब होती है तो उनको ले जाके कहाँ पे, चिड़ियाघर में रखते हैं और संपूर्ण देख रेख करते हैं। वहाँ पे उनका प्रजनन भी करवाते हैं ताकि क्या हो, और संतान की उत्पत्ति भी उनका अच्छे से देख रेख करते हैं, उस माहौल में ढालते हैं जिस माहौल से वह धीरे धीरे, जिस माहौल के बिना वे खत्म हो जा रहे थे। तो ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं क्या, चिड़ियाघर। और आज पूरे भारत में तकरीबन 142 से ज़्यादा भी क्या है, चिड़ियाघर। लेकिन इसकी संख्या जो एक आती है कि भारत में कुल कितने चिड़ियाघर हैं, तो 142 अप्रोक्सीमेटली आपका आता है कि भैया भारत में 142 चिड़ियाघर हैं।
तो ये बहुत नॉर्मल है या केवल आपके जानने के योग्य था, आपसे पूछेगा नहीं। हाँ, पूछ सकता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस में है। स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की, तो 1948 में होगी, ऐसा मैं बता दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे ना। अब क्या है, अब एक संरक्षण आया, मतलब एक अधिनियम आया था भारत में, इसका नाम है वन्य संरक्षण अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। यहाँ से मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, बीच में आप जोड़ लेंगे जीव, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। यह अधिनियम आया कब था, तो 1972 में। यानी कि जो वन्य जीव हैं, वन में पाए जाने वाले जीव हैं, इनको बचाने के लिए एक अधिनियम आया था 1972 में। अब 72 में आया था, जिससे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है और आपके कंपटीशन में बनता है और आपके जानने के लायक भी है ये, ठीक। तो एक शब्द आता है प्रोजेक्ट टाइगर, अर्थात इसका जो हिंदी होता है वह बाघ परियोजना। प्रोजेक्ट माने परियोजना और टाइगर माने बाघ। टाइगर माने चीता नहीं होता है, टाइगर माने बाघ होता है, पैंथर माने चीता होता है। अगर आप समझते होंगे टाइगर माने क्या बाघ, तो गलत है। सॉरी, टाइगर माने क्या होता है, ये होता है बाघ, पैंथर माने चीता। लेकिन बहुत से बच्चे से हैं जानते हैं कि टाइगर माने चीता, तो ऐसा गलत है, ठीक। अच्छा, ये बाघ परियोजना, ये प्रोजेक्ट टाइगर चलाया क्यों गया था, तो इसका सीधा संबंध है किससे, बाघों का संरक्षण, यानी कि बाघों की संख्या को बचाने के लिए चलाया गया था। अच्छा, चलाया काहे गया, आवश्यकता काहे पड़ी, तो सुनो कि 20वीं सदी की शुरुआत में, यानी कि 1900 के आसपास, यानी कि 20वीं सदी के स्टार्टिंग में देखा गया कि जो बाघ की संख्या है भारत में तकरीबन 55,000, कितनी है, 55,000 बाघों की संख्या भारत में है। शुरुआत में कब, 1900 ईस्वी के आसपास, ठीक। लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या में कमी आई। कमी कैसी आई, कमी आई, इनका शिकार हुआ, लगातार पेड़ों की कटाई हुई और इनको भोजन कम मिलने लगा, और ऐसी समस्या उत्पन्न हुई कि इनकी संख्या एकदम ज्यादा कम होके तकरीबन 1827 बची। संख्या कितनी थी स्टार्टिंग में, 55,000 थी, कितनी बची, 1827 बची। अब भैया बाघ की संख्या बहुत कम हो गई, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि बाघ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन वातावरण के लिए क्या उपयोगी है। और लोग शौक के मारा, जैसे भारत के लोग तो आम डॉग पालते हैं, लेकिन विदेशों में बहुत से लोग, सऊदी अरब के जो लोग होते हैं, लगभग शेर पालते हैं। शेर क्या है, बहुत ही फुर्तीला जानवर होता है और इसको यह पता है कि हमें कब कैसा शिकार करना है। बहुत ही क्या होता है, चालाक भी होता है और स्पीड भी इसकी बहुत तेज होती है। तो अब बाघ को बचाया जाने लगा और कहा गया कि अगर बाघ की स्थिति ऐसी बनी रहेगी तो जब बाघ लुप्त हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए कोई अगर जानना चाहे बाघ के बारे में तो कैसे जानेगा। इसके लिए कहा गया कि बाघों की संख्या हमें मेंटेन करनी चाहिए। तो इसके लिए जो कैलाश सांखला हैं, ये एक प्रकार से मान लिए जंतु प्रेमी हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रयास किया और कहा कि हम क्या चलाएंगे, बाघ को बचाने के लिए परियोजना चलाएंगे। और कैलाश सांखला ने ही जो बच्चे कुचे बाघ थे उसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अच्छा जरा बताइए हमें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो बताएंगे, आप कमेंट करेंगे। और कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में जितने भी बाघ बचे थे, कैलाश सांखला ने उनको व्यवस्था लाके कहाँ किया, उनकी व्यवस्था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में किया और वहाँ पे उनका देखरेख करने लगे। लेकिन धीरे धीरे बाघों के लिए एक विशेष स्थान बनाया गया और उस स्थान का नाम दिया गया टाइगर रिजर्व। और आज पूरे भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व हैं और उनमें से अगर देखें किस राज्य में सबसे अधिक हैं, तो सबसे अधिक जो टाइगर रिजर्व हैं वह मध्य प्रदेश में है। इसलिए मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर स्टेट, ठीक। अच्छा, इन आज देखा जाए कि बाघ टाइगर रिजर्व में जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 राज्य में है। ये पूरे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सबसे छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है बोर टाइगर रिजर्व, जो महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश इन दोनों के सीमाओं पे लगभग होता है। मुख्यतः यह मध्य प्रदेश में ही है और कहीं कहीं भी लिखा है कि महाराष्ट्र में भी है, लेकिन आप समझेंगे सबसे छोटा कौन सा है, बोर है। और 1972 के बाद से ही ऐसी समस्या उत्पन्न हुई और 1972 के बाद से ही
भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ बनाया गया। तो आप जो आपसे छोटे बड़े भाई बहन हैं या जो भैया बहुत दिखाते हैं कि हम पढ़ने बहुत तेज हैं, तो उनसे आप एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में या भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ वह कब बनाया गया। तो कब बनाया गया? 1972 के बाद बनाया गया, जब टाइगर रिजर्व। अच्छा, एक तो मेन क्वेश्चन छूट जा रहा है कि टाइगर रिजर्व अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है परियोजना, यह 1973 में चलाया गया था। 72 में हमको सूचना मिली थी और 73 में हमने चला दिया था। तो ये चीजें आपसे पूछेगा कि कौन चलाया था, तो कैलाश श्रृंखला। कहाँ से चलाया गया था? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से चलाया गया था। संख्या कितनी थी मैंने बता दिया। संख्या कम कैसे हुई तो मैंने इसको भी लिख दिया है। और सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है, कितने हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कब बनाया गया था बाघ, इन सारी चीजों को मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इसको आप लिख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है? वन संरक्षण अधिनियम। उसके बाद जब जानवरों को बचाया गया तो उसके बाद एक अधिनियम और आया कि हम क्या करें, वनों को बचाएं, पेड़ों को बचाएं। यानी कि वन को बचाने के लिए एक अधिनियम आया और 1980 में आया। इसके अंतर्गत भारत देश में वनों को 3 प्रकार से बांटा गया। एक का नाम है आरक्षित वन, एक का नाम है रक्षित वन, एक का नाम है आवर्गीकृत वन। अच्छा, रक्षित वन क्या है? तो ऐसा वन जिसका जो संरक्षण है केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करते हैं, तो ऐसे वन को कहते हैं आरक्षित वन। और भारत देश में तकरीबन इनकी संख्या कितनी है? 53%, यानी कि 53% क्षेत्रों का जो संरक्षण है वनों का वो करते हैं राज्य सरकार व केंद्र सरकार। उसके बाद क्या आता है? रक्षित वन, यानी कि ऐसे वन जो नष्ट होने से बचाने के लिए उनकी देखरेख की जाती है, यानी कि नष्ट होने से बचने के लिए जिनकी देखरेख की जाती है, तो ऐसे वन को कहते हैं हम रक्षित वन। और आज पूरे भारत में तकरीबन इनका जो परसेंटेज है वह है 29, अर्थात 29%। उसके बाद क्या आता है? अवर्गीकृत वन। ऐसे वन जो ना तो रक्षित की श्रेणी में आते हैं और ना तो आरक्षित की श्रेणी में आते हैं, अर्थात कहने का मतलब है यह दोनों के अंतर्गत नहीं आते हैं। किसी जन समूह के द्वारा क्या होता है, इनका संरक्षण होता है, तो ऐसे वन को कहते हैं